सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आइए क्लास 12 फिजिक्स का आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वैद्युत चालन। वैद्युत चालन में आज हम पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत धारा क्या होता है, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्तक, क्रांतिकाल तथा अपवाह वेग के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका टॉपिक है बच्चों बहुत ही इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड का मतलब ये है कि इसे आप हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हो। वही रजिस्टर के बारे में पढ़ना है, पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, ओम्स लॉ पढ़ना है, कुछ नए नए टॉपिक भी इसमें जुड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वैद्युत धारा क्या होती है। वैद्युत धारा क्या होती है बच्चों? वैद्युत धारा को हम कह सकते हैं कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। मतलब क्या हो गया? आवेशों की प्रवाह दर को, या आवेश प्रवाह की दर को, की समय दर को बोल सकते हैं। समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं बच्चों। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। परिभाषा क्या करा? आवेश प्रवाह की समय दर। कहने का मतलब यहां से हो जाएगा वैद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा? आवेश अपान दर का मतलब होता है अपान में टाइम अर्थात समय, अर्थात I इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? Q बाई Q हो जाएगा। किसी चालक से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है कितने समय में, उसका जो रेट है वही क्या कहलाएगा? वैद्युत धारा कहलाएगी। बच्चों अगर यहाँ से हम कहें कि एवरेज कितना होगा, अगर मान लीजिए कि किसी चालक में धारा का प्रवाह हो रहा है, कुछ समय अंतराल में इतना एम्पियर, कुछ समय अंतराल में इतना एम्पियर, तो इस तरीके से अगर प्रवाह हो रहा है और आई एवरेज की हम चर्चा करें कि आई एवरेज कितना होगा, या इसको हम बोलते हैं औसत धारा। औसत धारा क्या होगी? तो औसत धारा बराबर होता है बच्चों टोटल प्रवाहित आवेश बटा टोटल समय जो है आपका, ये हो गया। और अगर बच्चों आई इंसेंटिव निकालें, मतलब कम समय अंतराल में बहुत सूक्ष्म समय अंतराल के लिए निकालें इंसेंटिव, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका dq बाई dt हो जाएगा। ये हो गया, मतलब थोड़े समय अंतराल में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसका मान हो जाएगा। अच्छा बच्चों अगर हम इसके मात्रक पे चर्चा करें, मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? I का मात्रक क्या होगा? यूनिट क्या होगी बच्चों? क्या है? Q बाई T। Q का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलम। टाइम का हो गया सेकंड, कूलम प्रति सेकंड, या इसी को टोटल हम मिला करके बोलते क्या है बच्चों? एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर। एम्पियर आपके जो 7 फंडामेंटल यूनिट है, 7 मूल राशि हैं, उसमें से एक राशि है ना। तो आई का मात्रक क्या होगा? कूलम पर सेकंड या एम्पियर। होता क्या है? आवेश प्रवाह की दर। किसी चालक से जितना आवेश प्रवाह हो रहा है एक निश्चित समय में, उसको हम वैद्युत धारा कहेंगे। आई से डिनोट करते हैं वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। अगर बच्चों आपको एवरेज निकालना होगा तो एवरेज का फार्मूला हो गया डेल्टा Q बाई डेल्टा T। बहुत सूक्ष्म समय अंतराल में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका हो जाएगा dq बाई dt। तब अगला टॉपिक बच्चों आता है कि वैद्युत धारा कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है कि सदिश राशि होती है? आइए इस पर भी कुछ डिस्कस करते हैं। वैद्युत धारा कौन सी राशि होती है? बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है आपका, वैद्युत धारा कौन सी राशि है? वैद्युत धारा कौन सी राशि है? एक क्वेश्चन हो गया, कौन सी राशि।
तो बच्चों जो वैद्युत धारा है आई, इसमें क्या होता है बच्चों, दिशा भी होती है और क्या होता है, परिमाण भी होता है। और आप पढ़े हो जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है वो कैसी राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसे हम बोलते हैं सदिश राशि। लेकिन बच्चों जो वैद्युत धारा है वो सदिश राशि नहीं है, वो कैसी राशि है बच्चों, अदिश राशि है। कैसे है, वैसे तो बच्चों ये जो वैद्युत धारा है वो टेंसर राशि होती है, टेंसर यूनिट होती है। टेंसर यूनिट आपके कोर्स में नहीं बच्चों, ये बीएससी सेकेंड ईयर में मिलेगा, बीटेक में भी नहीं है। बीएससी सेकेंड ईयर में जाकर के आपको ग्रेजुएशन में मिलेगा कि टेंसर राशि क्या है। तो अगर एग्जाम में आ जाता है कि कहीं पे कि निम्नलिखित में से वैद्युत धारा का मात्रक है और 4 ऑप्शन दे दे, सदिश राशि, अदिश राशि, टेंसर राशि, इनमें से कोई नहीं, तो पहला आपका जो स्टेप होगा उसमें कौन सा सही होगा। अगर टेंसर राशि दिया है तो आप टिक करेंगे टेंसर राशि, और अगर ये नहीं दिया है तो आप टिक करेंगे कैसी राशि है, अदिश राशि। आइए जानते हैं अदिश राशि कैसे है। ये जो वैद्युत धारा है वेक्टरों के संयोजन का जो योग नियम है उसका पालन नहीं करता है। मतलब वैद्युत धारा सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करता, योग नियम का पालन नहीं करता। तो बच्चों जैसे मान लीजिए कि इस दिशा से 7 एम्पियर की करंट आ रही है और इधर से जा रही है 3 एम्पियर की करंट, तो टोटल, अब इसका डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन है, तो इसकी जो कुल वैद्युत धारा हो जाएगी उसकी दिशा ये हो जाएगी और मान क्या हो जाएगा 10 एम्पियर का हो जाएगा। तो इसकी कोई दिशा परिमाण तो नहीं है अभी था, लेकिन योग नियम का पालन नहीं कर रहा। मान लीजिए कुछ एंगल है, 60 अंश एंगल है, लेकिन इस एंगल से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप पढ़े हो a² + b² + 2ab cos थीटा, बट ये जो वैद्युत धारा है उसके कोण पर भी डिपेंड नहीं करती है। कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि वैद्युत धारा उनके बीच के कोण पर डिपेंड नहीं करती है, या बीच के कोण पर निर्भर नहीं करती है। तो बच्चों वैद्युत धारा कैसी राशि है, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों है, क्योंकि या तो योग के नियम का पालन नहीं करता है, और अगर अदिश किताब में या जो भी ऑप्शन होता है उसमें अगर टेंसर राशि दिया तो आप टिक करेंगे कैसी राशि है, टेंसर राशि है। आइए इसके बाद अब डिस्कस कर लेते हैं कि वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है, वैद्युत धारा क्या होता है, या इस पे पहले कुछ न्यूमेरिकल पे हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन क्या लेते हैं बच्चों, यदि मान लीजिए Q = दिया है 5t² + 2t + 7, तो यहां से आपको क्या निकालना है बच्चों, औसत धारा निकालना है। या तो t = 2 सेकंड पर क्या निकालना है, I का मान निकालना है, इसका मान फाइंड करना है, तथा t = 0 से t = 5 सेकेंड के बीच औसत धारा ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन आपका है, यहां से आपको I
इंसेंटिव निकालना है कि सूक्ष्म धारा कितनी है, t बराबर 2 सेकंड पर। इसके बराबर अगला क्या है, t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकंड के बीच जो एवरेज करंट है उसका मान फाइंड करना है। तो बच्चों अभी आप पढ़े हो आई इंसेंटिव इक्वल टू क्या होता है, dq बाई dt। तो कहने का मतलब हो गया कि इस फंक्शन का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, अवकलन कर दिया जाए, तो हो जाएगा बच्चों d dt, क्योंकि वैल्यू है 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस में 7। तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, आई इंसेंटिव इज इक्वल टू आ जाएगा 2 बचे 10t प्लस t का t के सापेक्ष 1 बचेगा 2, 7 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अचर क्या जो है डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो बच्चों कितने सेकंड पे निकालना है, 2 सेकंड पे। तो यहाँ से हो जाएगा आई इंसेंटिव कितने सेकंड पे निकालना है, 2 सेकंड पर। तो हो जाएगा 10 गुणे t का मान बच्चों 2 प्लस 2, तो हो जाएगा 10 दूनी 20 प्लस 2 बराबर में आ जाएगा 22 एम्पियर। ये हो गया एवरेज करंट। अब बच्चों सॉरी इंसेंटिव, इसके बाद आपको निकालना है t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकंड के बीच उसके एवरेज करंट कितनी है। तो बच्चों मान लीजिए एवरेज करंट का फार्मूला क्या था आपका, आई एवरेज इज इक्वल टू आपका था डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। कहने का मतलब बच्चों ये हो गया कि हो जाएगा Q2 माइनस Q1 बटा T2 माइनस T1। कहने का मतलब ये हो गया आई एवरेज इज इक्वल टू Q2 कहाँ है बच्चों, मतलब Q2 का मतलब हो गया किस सेकंड में, 5 सेकंड, 5 सेकंड माइनस Q1 का मतलब हो गया कि 0 सेकंड पर कितना आवेश है, अपान में T2 का मान है 5 और T1 का मान 0, तो जाएगा 5 माइनस 0। तो ये आ जाएगा बच्चों Q2 5 सेकंड में। तो यहाँ पे 5 रखिए, ठीक है, आसान पे आप इस समीकरण में रखेंगे तो हो जाएगा 5 रखेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे, ठीक है, आसान पे 5 रखा जा रहा है तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 2 गुणे t का मान है 5 सेकेंड प्लस में कितना 7 माइनस Q0। तो बच्चों अगर इसमें t के आसान पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 केवल बचेगा क्या 7 बचा बटे 5 माइनस 0 अर्थात कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 25 बच्चे 125 प्लस 2 बचे 10 प्लस 7 माइनस 7 बटे में कितना 5। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये जोड़ने पर हो जाएगा 125 और 10 मिलके कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, बटे में कितना 5 कट के आ जाएगा बच्चों 5 दूनी 10 3 बचा, ये हो जाएगा 35 5 7 35, इतना एम्पियर का करंट एवरेज आ गया। नोट करें इसे। इसके बाद तब देखते हैं कि वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है। आइए देखते हैं वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है। तो बच्चों वैद्युत धारा की बात, तब अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि अगर कोई भी धातुएं हैं वो क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। लगभग सभी धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं और सुचालक होती है अर्थात इसमें आवेश का प्रभाव हो सकता है। जैसे मान लीजिए बच्चों कि अगर किसी तत्व का ये नाभिक है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं ऐसे। तो बच्चों ये जो आपका बाहरी कोश है ए, ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते चाहे जहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, मतलब नाभिक से ये आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। तो बच्चों नाभिक के जितना पास कोई इलेक्ट्रॉन होता है उतना आकर्षण बल ज्यादा होता है। नाभिक से जितनी दूरी बढ़ती जाती है वही आकर्षण बल का मान धीरे धीरे कम होता जाता है। आप इसे कूलम्ब नियम से भी समझ सकते हैं। तो बच्चों हमारा कहने का मतलब है कि अगर कक्षाएं बढ़ती जा रही, बड़ी होती जा रही हैं तो आकर्षण बल का मान भी धीरे धीरे कम होता जाता है। कहने का मतलब बच्चे जैसे मान लीजिए सोडियम है, परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1।
तो इसका ये नाभिक हो गया बच्चों, न्यूक्लियस। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो बाहरी कोश होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं संयोजी कोश। क्या बोलते हैं? संयोजी कोश या कोश, ये इसको बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल बोलते हैं बच्चों। और इसमें जो ए इलेक्ट्रॉन होता है इस वैलेंस सेल में, मतलब जो बाहरी कोश सबसे होता है उसको हम वैलेंस सेल या संयोजी कोश कहते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। यही किसी अभिक्रिया में भाग लेता है बच्चों। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर किसी तत्व का परमाणु है या धातु है, उसको जब गर्म किया जाता है तो उसके संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो गर्म करने से तुरंत क्या होता है? अपना स्थान छोड़ देता है, मुक्त हो जाता है। और ये क्या करता है? पूरे परमाणु में या उस धातु में फ्री हो जाता है मूव करने के लिए। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को, अर्थात संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक नाम और हो गया, उसे हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त है वो स्वतंत्र है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसको, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ये आवेशों का जो प्रवाह होता है धातु में एक स्थान से दूसरे स्थान में, इनके द्वारा ही होता है। बच्चों आवेश का प्रवाह जो होता है ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश के द्वारा हो रहा है। और जब किसी धातु में ऋणावेश अर्थात इलेक्ट्रॉन बहना शुरू कर देता है तो उस चालक में करंट का बहना शुरू हो जाता है, जो कि अभी हम डिस्कस किए, वैद्युत धारा बहना शुरू हो जाती है। जितना इलेक्ट्रॉन बहता है अर्थात आवेश फ्लो होता है, उसकी जो दर होती है वैद्युत धारा कहलाती है। ये धातुओं में भी या ठोसों में भी, ठोस में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से आवेश उत्पन्न होता है, धारा उत्पन्न होती है। और कुछ द्रव में भी इनका प्रवाह होता है और गैसों में भी होता है। द्रव में क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों, मतलब ऋणायन धनायन दोनों के मूव के कारण आवेश प्रवाह होता है। उसी तरह गैसों में, लेकिन ठोसों में केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण ही आवेश का प्रवाह होता है। इसके बाद अगला है बच्चों आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन पर। एक चीज इसमें बच्चों और जानना है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी धातु में असंख्य होते हैं, बहुत होते हैं, उनका एक तरह से कह लिया जाए कंज्यूम ना के बराबर होता है। जैसे 1 मीटर क्यूब में, किसी धातु के 1 मीटर क्यूब में लगभग अप्रॉक्सीमेटली कितने, लगभग 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 मीटर क्यूब में। उसके 1 मीटर क्यूब के आयतन में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मूव करने के लिए। आइए इसके बाद चर्चा करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ क्या होता है। बच्चों किसी धातु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? गति के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन की अगर हम चर्चा करें स्वतंत्र होता है। जिस प्रकार किसी बर्तन में रखे जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, जिस प्रकार गैस के मॉलिक्यूल बर्तन में रखे वो जिगजैग मोशन में गति के लिए स्वतंत्र होते हैं, उसी प्रकार किसी धातु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन को एक नाम से और जानते हैं हम, मुक्त इलेक्ट्रॉन का एक नाम और होता है बच्चों, इसको हम और क्या बोलते हैं? गैस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। गैस इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस प्रकार बर्तन में रखे गैस के मॉलिक्यूल गति के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक उसी प्रकार किसी धातु में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? गैस इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो बच्चे ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा उस पूरे सुचालक धातु में जिगजैग मोशन में गति करता रहता है। जिगजैग मोशन, टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गति करता रहता है। और गति करने के फलस्वरूप वो अपने
और जो मॉलिक्यूल है उनसे टकराते रहते हैं। और कितने वेग से मूव करते हैं? 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करते हैं। तो जब वे अपने अन्य मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो उनकी एनर्जी लॉस होती है, ऊर्जा जो होती है कंज्यूम हो जाती है, मतलब एक तरह से कह ली जाए किसमें कन्वर्ट हो जाती है? उसमें ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो बच्चों ये तो हो गया, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? गैस इलेक्ट्रॉन ये गति के लिए स्वतंत्र होते हैं, पूरे वेसल में अनियमित गति करते रहते हैं, जिगजैग मोशन में, रैंडम मोशन में। कितने वेग से? 10⁵ मीटर पर सेकंड के वेग से गति करते रहते हैं। तो बच्चों अगर दो निश्चित टक्करों के फलस्वरूप, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल इससे टकराए, टकराने के बाद मतलब दो निश्चित टक्करों के बाद तय की गई जो दूरी है उसी को क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों में तय की गई माध्य दूरी को क्या कहते हैं बच्चों? उस मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। हो गया। और टक्कर के फलस्वरूप या माध्य मुक्त पथ के दौरान जो समय लगता है, माध्य जो समय है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रांतिकाल। और जो माध्य समय होगा टक्कर के बाद वो क्या कहलाएगा बच्चों? क्रांतिकाल कहलाता है। क्रांतिकाल कहलाता है। ये हो गया बच्चों। अच्छा, इसके बाद तब आता है, सपोज करिए कोई धातु है बच्चों, उसको किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है। जब किसी धातु को बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो उस धातु पर विभवांतर क्रिएट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर उत्पन्न हो जाता है कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस पर क्या काम करता है बच्चों? एक बल कार्य करता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए अगर कोई चालक धातु है, चालक धातु है और चालक धातु में इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पर मीटर क्यूब में 10⁵29 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब मान लीजिए बच्चों कोई चालक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो बच्चों अगर इसको किसी बैटरी से जोड़ देंगे, जैसे ही इसका संपर्क किसी बैटरी से कर दिया जाए, जैसे इसका संपर्क बैटरी से किया जाता है, इसमें क्या होता है? करंट का फ्लो, अर्थात क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर। और विभवांतर उत्पन्न होने के कारण क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इस पर क्या लगने लगता है? एक बल कार्य करने लगता है। बल कार्य करता है जिसके कारण मतलब बल, जिसके कारण इसमें क्या होता है? त्वरण उत्पन्न होने लगता है। और यह जो उत्पन्न त्वरण है इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग को लगातार नहीं बढ़ा पाता है। क्यों नहीं बढ़ा पाता? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे धातु में रैंडम मोशन में, जिगजैग मोशन में गति कर रहे हैं और एक दूसरे से टकरा रहे हैं, उसकी सतह से टकरा रहे हैं। तो ये जो दिया गया त्वरण है, जो कि उस पर भाई बैटरी जोड़े विभवांतर उत्पन्न हुआ अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण उस पर एक बल कार्य करेगा और उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। यह जो त्वरण है इसके वेग को नहीं बढ़ा पाता लगातार। क्यों? क्योंकि वे अनियमित गति करने के कारण एक दूसरे से आपस में टकराते रहते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि इस बैटरी के द्वारा जो दिया गया विभवांतर है इन कणों के वेग को बढ़ाने में सक्षम नहीं है।
तो ये जो इनके पास जो वेग होता है थोड़ा सा गति के लिए, मूव करने के लिए, उससे ही हम क्या बोल लेते हैं, एक तरह से क्या लेते हैं बच्चों, अपवाह वेग कर लेते हैं। तो अपवाह वेग क्या है, क्रांतिकाल हो गया बच्चों। इसके बाद अपवाह वेग क्या है कि अपवाह वेग बैटरी का, हमारा कहने मतलब जब उस चालक को बैटरी से जोड़ा गया तो उसमें क्या क्रिएट हो जा रहा, क्या उत्पन्न हो रहा था, विभवांतर। विभवांतर उत्पन्न होने के कारण उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा था, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, जिसके कारण उस चालक पर एक बल कार्य कर रहा था और उसके कारण वह उसमें क्या होता था, एक त्वरण उत्पन्न हो जाता था। वह जो उत्पन्न त्वरण है उस मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग को लगातार बढ़ा नहीं पाता। देखिए वही लिखे, बैटरी का जो विभवांतर है इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है, बल्कि वह इन्हें तार की लंबाई के दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक नियत वेग ही दे पाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर चालक है, इसको जैसे ही बैटरी से जोड़ा गया, इसमें क्या हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, जिसके कारण उस कॉइल पर एक बल कार्य करने लगेगा और बल कार्य करने से उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन यह जो उत्पन्न त्वरण है उन इलेक्ट्रॉनों के वेग में वृद्धि नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडम मोशन में क्या करते हैं, गति करते रहते हैं और एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से आपस में टकराते रहते हैं। तो मतलब बैटरी द्वारा दिया गया जो विभव है वो क्या करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन है वह उच्च विभव वाले सिरे की ओर जो करे उसको एक नियत वेग ही दे पाता है। वही लिखा गया, बल्कि उन्हें तार की लंबाई के दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक नियत वेग ही दे पाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों का जो ऊष्मीय वेग है उसी में सम्मिलित होता है, उसी पर क्या होता है, अध्यारोपित होता है। मतलब ये एक हाइपोथेटिकल है, एक सोच है, एक्चुअल में नहीं है, रियल में नहीं है। इसलिए इस वेग को ही जो दिया गया बैटरी द्वारा वेग है उसको हम बोलते हैं अपवाह वेग है। अपवाह वेग एक अपवाह है, या इसका एक नाम और होगा अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग ये होगा। ठीक, तो आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।